गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आदेश नायक और मेरे यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर इन्फो क्लब में आप सभी का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी मेंस एग्ज़ाम की जनरल अवेयरनेस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे काला श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? काला पैगोडा, ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं? इसका आंसर है डी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। उड़ीसा में पुरी जिले में कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर स्थित है। इसे नरसिंह प्रथम ने बनवाया था। मंदिर 13वीं शताब्दी का है। अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का जो आधार है, जो बेस है, वो एक चबूतरा है। इसके चारों ओर पत्थर के तरासे हुए 12 पहिए लगे हुए हैं। सूर्य के रथ का पूरा आभास कराने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियाँ हैं ना, उनसे 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियाँ लगी हैं, जिससे ऐसा लगता है कि 7 घोड़े वो रथ को खींच रहे हैं। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इसके बारे में एक मान्यता भी है कि भगवान कृष्ण के एक पुत्र थे, उनका नाम था संबा। वो एक बार बीमार पड़ गए, 12 वर्षों तक बीमार रहे। भगवान सूर्य की कृपा से जब वो ठीक हुए तो भगवान कृष्ण ने भगवान सूर्य को समर्पित करते हुए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह इसका चित्र, फोटो है। ये कुछ ऐसा दिखता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो सबसे पहले तो ये जानना है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से की थी। चाणक्य, जो कि उसका प्रधानमंत्री भी था, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, और अर्थशास्त्र जो है वो उसकी पुस्तक है, जो कि राजनीति विषय से संबंधित है। चाणक्य की पुस्तक। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो बृहद्रथ था, बृहद्रथ की हत्या उसके एक सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई थी। पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राजवंश की नींव डाली, जिसका नाम था शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए, और महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि इसके यज्ञों में इसके पुरोहित हुआ करते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इनसे बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिए अंत तक, क्योंकि इसमें कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन हैं और उन प्रश्नों को आपको बहुत आसानी से समझने के लिए मैंने इसमें कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी सम्मिलित की हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? बुक्स जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। बहुत सारी फेमस बुक्स हैं, अरुंधति राय हो गई, वी.एस. नायपाल हैं, ये जो कुछ फेमस राइटर हैं इनकी बुक्स वगैरह पढ़ लीजिए। अमीश त्रिपाठी हैं, चेतन भगत हैं, तो इनकी जो है बहुत सारी बुक्स। स्लम डॉग मिलेनियर एक फ़िल्म आई थी, वो किसी एक लेखक की एक पुस्तक पर आधारित है। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि स्लम डॉग मिलेनियर जो फिल्म है वो किस लेखक की कौन सी नॉवेल पर आधारित है। चलिए, अभी प्रश्न पढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले ये पहले भारतीय थे। इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला तथा धन के बहिर्गमन अथवा धन की निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया। भारत की संसद में 2 सदन होते हैं, अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं और लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं। इसी तरह इंग्लैंड की संसद में भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो अपर हाउस होता है और हाउस ऑफ कॉमन्स जो लोअर हाउस होता है। तो जो दादा भाई नौरोजी साहब थे, ये हाउस ऑफ कॉमन्स यानी वहाँ की लोअर हाउस है वहाँ की, उसके लिए चुने गए थे लिबरल पार्टी के टिकट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद मिलकर बनती है लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से। तो अगर संसद शब्द प्रयोग किया जाए तो ये 3 चीज़ों से मिलकर के बनती है, वो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है, इससे पहले क्वेश्चन में बता दिया है कि जो निम्न सदन है उसे लोकसभा कहा जाता है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जो कि
राजस्थान से सांसद हैं। और जो उच्च सदन है, उच्च सदन का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो और राष्ट्रपति जो होता है वो देश की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। रामनाथ कोविंद जी वर्तमान समय में देश के राष्ट्रपति हैं। कानपुर के रहने वाले हैं, इंदिरा नगर में इनका घर बना हुआ है, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो ये है 42 अमेंडमेंट। 1976 में प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। इसी संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी जोड़े गए। इनको याद करने की एक ट्रिक है, दास, DAS, D फॉर धर्मनिरपेक्षता। वैसे संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। धर्मनिरपेक्ष की तुलना में पंथ निरपेक्ष कहीं अधिक प्रासंगिक शब्द है। ए का मतलब हो गया अखंडता और एस का मतलब हो गया समाजवादी। 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में जो आया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, ये 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है कि देश में सभी धर्म समान हैं और सरकार किसी भी धर्म विशेष को प्रोत्साहन नहीं देती है। सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म को मानने की यहाँ पे स्वतंत्रता है। अच्छा, संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा किसने कहा है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे जो आपका 32 है आर्टिकल, उसे कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही उसकी आत्मा कहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद हैं। 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में कुल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, और ये प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है, कि जो 22 लैंग्वेजेस हैं भारतीय संविधान में, जो 22 भाषाएं, उनमें अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। और जो 22 भाषाएं शामिल हैं उसमें सबसे लास्ट में जो शामिल की गई हैं, ये अमेंडमेंट हुआ था 2003 में और लागू हुआ 2004 में। तो कुछ बुक्स में 2003 भी मिलता है और कुछ में 2004 मिलता है, कंफ्यूज मत होइएगा। अमेंडमेंट हुआ है 2003 में, लेकिन इसे लागू किया गया है 2004 में। तो इसलिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिएगा कि वो पूछ क्या रहा है एक्चुअल में, और इसका आंसर हो जाएगा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अच्छा, 92 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन कौन सी लैंग्वेजेस को इसमें इंक्लूड किया गया है? तो वो हैं आपकी BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, 4 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त कर इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में किया गया है? मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके ऑप्शन में से एक दिया भी हुआ है, आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका हाल ही में निधन हो गया थे। सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो एक प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता थे और चिपको आंदोलन के जनक थे। इसमें जो वास्तव में कहीं कहीं आपको मिलेगा चिपको आंदोलन के जनक कौन थे, तो चंडी प्रसाद भट्ट को भी माना जाता है। एक्चुअल में क्या है कि ये उनके सहयोगी थे, तो इन दोनों लोगों ने मिलकर के चिपको आंदोलन चलाया। अगर ऑप्शन में चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा दोनों दिया हुआ है तो दोनों सही, उसके सही आंसर होंगे उसके। इसमें एक महिला कार्यकर्ता भी शामिल थी, गौरा देवी। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली ज़िले से शुरू हुआ था और चिपको आंदोलन मूल रूप से पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए था। इसमें जब भी कोई लकड़हारा या पेड़ काटने वाला कोई भी व्यक्ति पेड़ के पास पहुंचता था तो जो इसके कार्यकर्ता थे वो पेड़ से चिपक जाते थे और बोलते थे कि पहले हमें काटो, उसके बाद पेड़ काटना। इसीलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। चिपको आंदोलन
के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ये निर्णय लेना पड़ा कि उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए एक अलग से मंत्रालय का गठन किया, जिसे वर्तमान समय में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जो है वो UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, हिंदी मीडियम वाले और CBSE बोर्ड वाले समझ लें UNDP, ठीक है भैया। चलिए, मानव विकास सूचकांक की जो परिकल्पना है वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इन दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इसकी परिकल्पना रखी थी। इसमें 3 इसके बुनियादी आयाम हैं। जब भी मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है तो 3 बिंदुओं पर सबसे ज़्यादा महत्व, 3 बिंदुओं की परख की जाती है कि 3 बिंदुओं, अगर ये कोई भी देश जो है इन 3 बिंदुओं पर किस स्थिति में है और उसके आधार पर तय किया जाता है कि उसको मानव विकास सूचकांक में कौन सी पोजीशन दी है। 2020 में भारत की रैंकिंग 131 है, 131 है 189 देशों में। फर्स्ट पे नॉर्वे है, ज़्यादातर सूचकांक में नॉर्वे और फिनलैंड वगैरह यही टॉप पे रहते हैं। फिलहाल मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पे वो नॉर्वे है। भारत का 131वां 131, 2 पायदान और गिर गया, 2019 में 129वां था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो 3 जो बिंदु हैं मानव विकास सूचकांक के वो हैं शिक्षा, स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा, कोई व्यक्ति जो है वो औसत कितने साल तक जीता है ये भी देखा जाता है, और उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, पर कैपिटा इनकम, और उसके आधार पर तय किया जाता है कि मानव विकास सूचकांक में इसको कौन सा स्थान दिया जाए। वीडियो का लास्ट और 10वां प्रश्न है, सिनेमा के क्षेत्र का प्रसिद्ध 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर है रजनीकांत। सिनेमा के क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के की स्मृति में ये दिया जाता है। 1969 में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई और देविका रानी को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। जो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है रजनीकांत को, ये वर्ष 2019 के लिए दिया गया है और मई 2021 में इसकी घोषणा की गई है। थोड़ा लेट चल रही है भारत सरकार, पिछले वर्षों का है, घोषणा अब की जा रही है। इससे पहले अमिताभ बच्चन को दिया गया था, वर्ष 2018 का था वो, ठीक है। ये फ़ोटो जो है ये है आपका रजनीकांत साहब का, दक्षिण भारत के सुपरस्टार हैं ये। बस कंडक्टर से इन्होंने शुरू किया अपना जीवन, कुछ दिनों के लिए राजनीति में भी रहे और अब फ़िलहाल जो है इनको 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा और सबके बीच में शेयर करते रहिएगा, जो भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं। मैं आपके लिए और बेहतर नई जानकारी लेकर के आता रहूँगा। अगले वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेकर के आऊँगा। ये तीसरा वीडियो है, चौथा लेकर के आऊँगा। इसके अतिरिक्त आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताइए कि अगर करंट अफेयर के भी कुछ वीडियो आपको दे दिए जाएँ तो कैसा रहेगा। करंट अफेयर की तैयारी में आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, ये मेरा विचार है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।